नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं अभी वर्ष 2024 के जुलाई महीने में। आपके लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको डेली क्लासेज मिलेगी जो पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। इसी तरह के प्रश्न आए हैं वर्ष 2021, 22, 23 लगातार हम आपके एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम से संबंधित ही ये क्वेश्चन है। एक एक करके पहले आपको पॉइंट टू पॉइंट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्लासेज मिलेगी और उसके बाद में आपको मॉडल टेस्ट सेट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और पिछली भर्तियों में आए हुए पेपर को भी सोल्व करवाएंगे। ये हमारी क्लास 1 है और आज हम पावर जनरेशन वाले टॉपिक को पहले ले रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो इनको अच्छे से पढ़ सकेंगे। इलेक्ट्रिशियन से अगर आप हैं और इसी क्लास से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 1 से लेकर आपको लास्ट तक एक प्लेलिस्ट सारी सेट करके दे देंगे और पूरा आपका पेपर इसी में से आएगा, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। आपके आईटीआई आधारित टेस्ट सीरीज ऐप में अवेलेबल है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका पेपर कैसा आएगा आपको पता लग जाए। फ्री टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमने कोशिश की है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रखने की, सो उम्मीद है कि सब बच्चे इसे समझ पाएंगे, चाहे आप किसी भी भाषा से हो। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने पढ़ लीजिए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे? सवाल पूछ रहा है कि पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। देखो, पारंपरिक को शुद्ध हिंदी में वो परंपरागत भी लिख सकता है, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल। इसका मतलब होता है जो पुराने समय से या लंबे समय से चलता हुआ आ रहा था। अब देखो, ये विंड, टाइडल और सोलर, ये सारी की सारी नई टेक्नोलॉजी है, ये रूढ़िवादी तरीका नहीं है। परंपरागत को रूढ़िवादी बोलते हैं, मतलब पुराने लंबे समय से जो चीज़ें चली आ रही। देखो, थर्मल से लाइट हम हज़ारों साल से, हज़ारों तो खैर क्या, मतलब 50-100 साल से बनाते आ रहे हैं, जबकि ये सब चीज़ें अभी की है। यानी विंड, सोलर, टाइडल, ये सारी की सारी आपकी नॉन कन्वेंशनल कहलाएगी, जबकि थर्मल पावर प्लांट जो है ये आपका पारंपरिक बिजली उत्पादन में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत आया है, लगभग एग्जाम में ये रिपीट होता था। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी देखते रहना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आते हैं जरूर इस तरह के सवाल। देखो दूसरा, सोलर सेल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग करते हैं? सोलर सेल करता क्या होगा, याद है? ये भी पेपरों में सवाल आ चुका है। सोलर सेल की आउटपुट किस बात पर डिपेंड करती है? सोलर सेल किस सिद्धांत पर काम करता है? छोटे छोटे 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। सोलर सेल हमारे सेमीकंडक्टर से बना होता है और उस सेमीकंडक्टर का नाम है सिलिकॉन। बात आती है सोलर सेल का सिद्धांत पूछ सकते हैं, तो वो फोटोवोल्टेइक सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए हम इसे पीवी सिस्टम के नाम से भी बोलते हैं। सोलर सेल की आउटपुट लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, यानी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। लाइट कितनी तेज उसको मिलेगी, जितनी तीव्रता से प्रकाश उसके ऊपर गिरेगा वो उतना ही आउटपुट देगा। सवाल आपसे पूछा जाता है सोलर सेल करता क्या है, तो सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को, यानी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बताओ बात समझ में आई क्या? ये क्लास हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्या कि जब हम क्लास प्रोवाइड करवाते हैं तो थोड़ा सा उसमें आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। कभी कभी बीच में लाइव क्लास भी लगाएंगे तो लाइव क्लास में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन लाइव में क्या होता है कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है और क्वेश्चन कम हो पाते हैं। इसलिए हम कई बार आपको, जब क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि अपन इसको अच्छे से पढ़ें। आ जाइए। हाँ, इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक वाला बटन दबाएंगे। देखो, बिना लाइक किए तो क्लास आपको देखना ही नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। अगला सवाल देखो, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री कौन सी है? यानी हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि नाभिकीय जो विद्युत का उत्पादन हम करते हैं वहाँ फ्यूल के रूप में, यानी ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? माय डियर, हम वहाँ पर 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं या 3 न्यूक्लियर का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से है मैं आपको बता दूँ। यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, है ना? जब थ्योरी की क्लासेज आपको पढ़ाया था तब भी आपको ये सब डिटेल में हमने बताया था। अब मिलान कर लो इनमें से कौन सा ऑप्शन में है आपके।
आपके ऑप्शन में ये रहा थोरियम, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है। सिलिकॉन देखो सेमीकंडक्टर है, ये तो या तो सोलर सेल निर्माण में काम में आती है या सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक डायोड बना लो, ट्रांजिस्टर बना लो, ठीक है। एंटीमनी आपका काम आता है एक तरह से पेंटावोलेंट, पंचसंयोजी अशुद्धि है एक तरह से, एन टाइप मटेरियल बनाने के काम आता है सेमीकंडक्टर में। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर जब होगा तो आपको बताएंगे। और कैडमियम अपने एक तरह से इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल रोड का काम करती है। इसका भी क्वेश्चन आगे आएगा तब मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आ जाइए अगले सवाल पर। लो जी, क्वेश्चन पूरा जूम कर दिया, दिख रहा है थोड़ा सा, मैं एक साइड में हो जाता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप पढ़ लिया करो जब भी आपको पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखे। फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? अब देखो क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, चीज़ वही है। चाहे तो आपसे पीवी सिस्टम यानी फोटोवोल्टेइक सिस्टम बोल दे, चाहे फोटोवोल्टेइक सेल बोल दे, या फिर सोलर सेल बोल दे, इन दोनों का एक ही आंसर आता है, फिर इसमें सिलिकॉन ही आएगा। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं एग्ज़ाम में, दोनों ही एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ये जो क्लास हम आपको देंगे, आपका ITI एग्ज़ाम 2024 पूरा इसमें से मिलेगा आपको, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस चैनल सब्सक्राइब करके रखें और चीज़ों के पूरी तरह से टच में रहें, आपको पूरा पेपर मिलेगा। सवाल देखो, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन सा है? अभी तो आपसे सवाल पूछा था कि परंपरागत एनर्जी सोर्स कौन सा है, और अब पूछ रहा है कि गैर परंपरागत कौन सा है। गैर परंपरागत को इंग्लिश में नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, और इनको नॉन कन्वेंशनल के अलावा हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में भी काउंट करते हैं। यानी ये जो एनर्जी सोर्स है इनको हम रिन्यू कर सकते हैं, वापस काम में ले सकते हैं। तो देखो, विंड जो है, हवा, ये वापस काम में आ जाती है। और उसके बाद में देखो, हालांकि पानी का वैसे रहता है, पानी लेटेस्ट वाली टेक्नोलॉजी में तो नहीं गिनेंगे, इसलिए पानी से अपन इसको हाइड्रो पावर प्लांट या हाइडल जनरेशन के नाम से जानते हैं और टॉपिक पढ़ते हैं। तो पानी, स्टीम और डीजल, ये तीनों तो आपके जाएंगे ट्रेडिशनल में या कन्वेंशनल में, यानी परंपरागत विद्युत सोर्स में जाएंगे या विद्युत उत्पादन में जाएंगे। और लेटेस्ट वाले में किसको रखोगे? विंड जनरेशन को रखोगे, यानी हवा वाले चैप्टर को, या सॉरी हवा वाले उत्पादन को हम यहाँ पर इसमें रखेंगे कैलकुलेट करके, ठीक है जी। आगे देखो, ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स कौन सा है? नेचुरल सोर्स पूछ रहा है एनर्जी का, बताओ भाई। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, हालांकि ये एग्जामों में आया बहुत है। लास्ट ईयर तो इतना था कि लगभग हर एग्जाम में, हर दिन, हर शिफ्ट में आ रहा था, ये रिपीट हो रहा था। तो हमारा सूर्य ही है, इससे हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तौर पर ऊष्मा मिलती है। सीधे तौर पर भी ऊष्मा मिल रही है, और इनडायरेक्ट ऐसे होता है कि पहले सोलर सेल से हम प्रकाश को विद्युत में बदल लेते हैं, फिर उस विद्युत से हम कोई भी डिवाइस चलाएं, जैसे हीटर चला रहे हैं तो वो भी हमें ऊष्मा दे रहे हैं। ए आएगा, सूर्य ऊर्जा जो हमारा होता है वो भी हमारा प्राकृतिक ऊर्जा का सोर्स है, बाकी सभी कृत्रिम है। अगला सवाल देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हमें एक डायग्राम दिखाया गया है और उस भाग का नाम पूछ रहा है। तो मैं आपको एक एक करके सारे बता देता हूँ, इन भागों के काम भी बता देता हूँ। एक तरह से हाइड्रो पावर प्लांट रिवाइज हो जाएगा। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। देखो, ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं डैम, यानी हमने बांध बना लिया जहाँ पानी को एकत्रित किया। इसको बोलते हैं प्रेशर टनल, यानी सुरंग जिनमें से पानी आता है। ये जो है ना हमारा, इससे हम बोलते हैं सर्ज टैंक, जो पेन स्टोक को वाटर हैमरिंग से बचाता है। पेन स्टोक कौन सा है? ये होता है पेन स्टोक। ये एक क्वेश्चन और आएगा, इस चैप्टर में मैं नहीं ले पाया हूँ, जब नेक्स्ट मिक्स क्वेश्चनों की क्लास होगी ना आपकी, उसमें मैं आपको करवाऊँगा। तो सवाल पूछा जाएगा पेन स्टोक का कार्य क्या है और पेन स्टोक को वाटर हैमरिंग से कौन बचाता है। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। और ये है सर्ज टैंक। तो ये सर्ज टैंक इस पेन स्टोक को वाटर हैमरिंग से बचाता है। वाटर हैमरिंग क्या होता है कि पानी की कमी और पूर्ति जब आती है ना, तो हवा का एक ड्राफ्ट बनता है, उस ड्राफ्ट से पेन स्टोक फट ना जाए, हैमरिंग उसे बोलते हैं। तो ये सर्ज टैंक उसे उस समय प्रोटेक्शन प्रदान करता है। सर्ज टैंक के बाद में ये आता है, इसे बोलते हैं वाल्व हाउस। इसमें ऑटो स्लाइस गेट होते हैं। स्लाइस गेट बोलते हैं पानी से ऑपरेट होने वाले, जो कि ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल टरबाइन लोड के अनुसार ओपन और क्लोज होते हैं। ये पेन स्टॉक हो गया। इसके बाद में इसको हेड रेस बोलते हैं और ये टेल रेस कहलाता है, और ये टरबाइन है, और यहीं पर हमारा
गवर्नर लगा रहता है। बताओ बात समझ में आई क्या? इस एक्स वाले पार्ट का क्या उत्तर करना है फिर आपको? सर्ज टैंक करना है। सर्ज टैंक लगाया क्यों जाता है? पेन स्टॉक को वाटर हैमरिंग से बचाव करता है, पेन स्टॉक को चोट से बचाता है, यूँ मान लो एक तरह से। आइए जी अगले सवाल पर। ये देखो आपके पास एक और नया क्वेश्चन आ गया। देखो क्या पूछ रहा है आपसे, कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल से शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है? दरअसल एक अगर छोटा सा नाम पढ़ लो ना, हेवी वाटर। अब ट्रीटमेंट प्लांट को छोड़ दो, वास्तव में हेवी वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर हमारे दो बॉयलर होते हैं, PWR HWR, और ये होते हैं बॉयलर दोनों के दोनों न्यूक्लियर में। हालांकि हम प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर बॉयलर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी पावर डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो जब आगे टॉपिक आएगा तो हम बात करेंगे। डी उत्तर आएगा, न्यूक्लियर पावर जनरेशन आएगा। यानी जब परमाणु से विद्युत का उत्पादन करना हो तो वहाँ पर हमें पानी का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि थर्मल में भी किया जाता है, DM वाटर का इस्तेमाल होता है थर्मल में भी, आपको पता हो तो इसके लिए एक स्पेशल लगता है, उसे DM प्लांट बोलते हैं, जहाँ पानी को डीमिनरलाइज कर दिया जाता है पूरी तरह से, और ये डीमिनरलाइज ही बॉयलर में जाता है। यानी अगर मिनरल नहीं होंगे तो कहते हैं कि बॉयलर ख़राब नहीं होता, कोरोजन वगैरह बॉयलर पर जल्दी नहीं लगता, ये एक बेनिफिट होता है। खैर अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको डी करना है। आपके पेपरों में तो सीधे सीधे सवाल आएंगे, इवन मैं बता दूं ऑप्शन भी चेंज नहीं होते। हाँ कई बार ऑप्शन चेंज कर देंगे, वो एक अलग बात है, बट बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी सेम मिलेंगे। लेकिन मैं बता दूं ऑप्शन रटने नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और फिर प्रॉपर तरीके से उसका आंसर याद रखना है। क्योंकि CBT मोड में क्या होता है, ऑप्शन सफल हो जाते हैं, क्वेश्चन तो सफल होते ही होते हैं, ऑप्शन भी सफल हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ इतना है कि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। इस क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी ITI का एग्ज़ाम देने वाले आपके दोस्त हैं आप उन तक पहुंचाइएगा इस क्लास को, ताकि वो भी इस क्लास को देख सके, अच्छे नंबरों से पास हो सके। आइए अगले सवाल पर। पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? देखो जी, एक सेंसिंग डिवाइस लगाते हैं जिसका काम होता है टरबाइन की स्पीड को भी कंट्रोल करना। क्या काम होता है? तो टरबाइन कंट्रोलर ही होता है, क्योंकि वही तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करेगा, ठीक है। टरबाइन कंट्रोलर कर देना इस क्वेश्चन का आंसर। और वो क्या करेगा? हवा की गति को महसूस करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो टरबाइन को, मतलब एक तरह का ये जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में हमारा गवर्नर होता है ना, ये उसी तरह से गवर्नर ही है। गवर्नर का मतलब होता है नियंत्रक या निगरानी रखने वाला। तो ये पूरी तरह से उस पर, अच्छा इंग्लिश में या शॉर्ट में बोलते हैं मॉनिटरिंग करना, मतलब ये ऐसी डिवाइस है जो मॉनिटरिंग करती है कि हवा कहीं तेज़ तो नहीं होगी, ओवर स्पीड होगा तो ट्रिप हो जाएगी ना, फ्रीक्वेंसी तो सेट रखनी पड़ती है। उत्पादन सिस्टम के लिए जितनी भी जनरेटिंग डिवाइसेस होती है उन सब की एक पॉइंट हमारे लिए ये होती है कि उन सब की हमें फ्रीक्वेंसी बड़ी सेट रखनी पड़ती है। आइए अगले सवाल पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी खूब आता है और आपके एग्जामों में भी बहुत आए। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तब तो आपके लिए और ही ज़रूरी है। खैर अब ITI के बाद कंपटीशन एग्जाम की तरफ ही जाना होता है। हाई हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? देखो भैया, एक हाई हेड के लिए होता है, एक लो हेड के लिए होता है, एक और होती है। वैसे तो टरबाइन 4-5 तरह की होती है, इस पर मैंने एक स्पेशल क्लास दी हुई है। अगर कंपटीशन वाले पढ़ना चाहें तो सर्च कीजिएगा टरबाइन वीके नॉलेज, आपको मिल जाएगा। दो तरीके से याद रखो, हेड के अकॉर्डिंग याद रखो क्योंकि क्वेश्चन हेड के अकॉर्डिंग आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो कन्फ्यूज ये करता है कि कई बार डिस्चार्ज और दे देता है। आपके ITI एग्ज़ाम में तो सीधा सीधा आएगा, इसलिए मैं सीधा बता दूं, लेकिन फिर भी पॉइंट के साथ में याद रखिएगा। हाई हेड के अलावा हिंदी में निम्न डिस्चार्ज भी साथ में लिखा हुआ आता है, यानी दोनों चीज़ें अल्टरनेट है, एक दूसरे के साथ चलती है। इसके लिए जो टरबाइन होती है ना, उस टरबाइन का नाम है पेल्टन व्हील टरबाइन। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, गुरुजी क्या किया जाए, है कि नहीं। पेल्टन व्हील टरबाइन होती है और पेल्टन व्हील टरबाइन भी जो कैटेगरीज बांटी जाती है ना, तो इम्पल्स टरबाइन की श्रेणी में उसे रखते हैं। इम्पल्स को हिंदी में आवेग बोला जाता है, यानी आवेग टरबाइन जो होती है ना,
वो पेल्टन व्हील टरबाइन उसी की श्रेणी में आती है, और पेल्टन व्हील टरबाइन हाई हेड के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, पेल्टन व्हील का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको इम्पल्स टरबाइन यानी आवेग टरबाइन उत्तर करके आना है, आंसर करके आना है। 100% सही होगा, 100% सही होगा। ठीक है, अब आते हैं अपोजिट साइड। पेपर में कई बार कापलान टरबाइन का भी आ जाता है, तो कापलान टरबाइन लो हेड के लिए होती है। अब हेड अगर लो है तो डिस्चार्ज हाई होगा, तो ये लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए होती है। अच्छे से इसे कर देना। आओ जी अगले सवाल पर। स्टीम पावर प्लांट में बॉयलर का काम क्या है? देखो मेन तो बॉयलर ही तो है। ये तो मेरे से कितना ही पूछ लो, थर्मल का मुझे नहीं पता होगा तो किसका पता होगा, पिछले 13 साल से यही देख रहे हैं। स्टीम पावर प्लांट में सिंपल सी बात जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, बॉयलर में पानी आता है जो डीएम प्लांट से डीमिनरलाइज हो गया था, यानी डीमिनरलाइज पानी आया, नीचे उसके भट्टी है जिसमें कोयला, पाउडर्ड कोयला होता है, चूर्णित कोयला होता है, पिसा हुआ कोयला है, भट्टी में आग जल रही है, ये ऊपर बॉयलर है, इसमें पानी है। बताओ बॉयलर क्या कर रहा होगा? पानी को भाप में बदलना। कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, पानी को स्टीम में यही बदलता है, और ये स्टीम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली होती है, बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, सी उत्तर आ जाएगा। पानी को भाप में या वाष्प में परिवर्तित करना ये बॉयलर का काम होता है। हाँ, बॉयलर की थोड़ी सपोर्ट देने के लिए है ना, हम इकोनोमाइज़र भी लगाते हैं। इसका भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना। बॉयलर की हेल्प करने के लिए इकोनोमाइज़र होता है। इकोनोमाइज़र थोड़ा सा पानी को पहले गर्म और कर देता है, तो गर्म पानी बॉयलर में भेज देते हैं कई बार। सवाल देखो, किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? अधिक कुशल को इंग्लिश में बोलते हैं मोर एफिशिएंट, या मोर रिलायबल बोल देना, एक ही बात है। देखो इन सब में जब आप तुलना करोगे ना, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जल विद्युत उत्पादन, जिसे हिंदी में पन बिजली घर बोला जाता है, मोस्ट एफिशिएंट होता है, सर्वाधिक दक्षता इसकी है। थर्मल वाले की दक्षता तो, स्टीम पावर प्लांट वाले की तो मात्र 25 से 30% है मात्र। पानी वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जहां हम ऊर्जा कन्वर्जन में, यानी जितना इनपुट देते हैं उसके बदले में अच्छा खासा हमें आउटपुट वहां पर मिलता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। रिलायबल नाम से भी आपसे सवाल पूछ लेता है, ठीक है ना, तो इसे बहुत अच्छे से याद रखना। इस टॉपिक में और है बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको जो जरूरी है वो अभी एक बार दिए जाएं, फिर जब मिक्स क्वेश्चनों की क्लास होगी ना, बचे हुए क्वेश्चन, उसमें भी हम आपको करवाएंगे। ये सारे क्वेश्चन एक से एक टॉप लेवल के हैं, पढ़ना है सबको, अच्छे से काम आएंगे। सवाल देखो, परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल रोड के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पहले तो ये बताएं कि कंट्रोल रोड का काम क्या है। वो कहता है कि जब नाभिकीय विखंडन शुरू होता है तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन न्यूट्रॉन्स में इस तरह से एक विखंडन अभिक्रिया बनती है कि वो अनियंत्रित हो सकती है, मतलब अनकंट्रोल्ड हो सकती है। इसलिए उनको कंट्रोल करके रखें ताकि वो उसकी मतलब एक तरह से विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रण में रख सके। और इसके लिए हम दो चीज़ें काम में लेते हैं, या तो कैडमियम काम में लेंगे, कैडमियम नहीं हो तो बोरोन होता है, ये ध्यान रखना। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल रोड के रूप में कौन होता है? कैडमियम या बोरोन। अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो आपको यही करना होगा, कैडमियम। एक और होता है, ध्यान रखिएगा, वो न्यूट्रॉनों की गति धीमा करने का काम करते हैं, उसे हिंदी में मंदक बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेंट। उसमें आपके हेवी वाटर और वो आते हैं, याद रखना। न्यूट्रॉनों की गति धीमा करना एक अलग चीज़ है, और न्यूट्रॉनों की उसको कंट्रोल करना, विखंडन अभिक्रिया को, ये एक अलग सवाल है। खैर, अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? कैडमियम करना है। और कैडमियम के अलावा अगर ऑप्शन और कभी आ जाए कंपटीशन एग्जाम में, आईटीआई वाले तो नहीं देंगे, आपके एग्जाम में तो यही ऑप्शन मिलेंगे। कोशिश रहती है उनकी कि वो ऑप्शन को भी ऊपर नीचे नहीं करते हैं, और अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं, आपको तो कैडमियम याद रख लेना है। क्वेश्चन समझ में आया ना? बस इस बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे यार, बिना लाइक किए नहीं देखेंगे, ठीक? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर देना, आपके जितने भी दोस्त हैं उनके लिए भी, ठीक है जी। क्लास 1 बहुत टॉप लेवल की क्लास आपको करवाएंगे, इसी तरह से एक एक करके सारी करवाएंगे। सवाल देखो, जैव द्रव्यमान का अवशेष इनमें से कौन सा है? जैव द्रव्यमान, इंग्लिश में आ जाओ, बायोमास क्या है?
बायोमास एक तरह से जब चीज़ बचती है तो उसे घोल बोला जाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं उसे सलरी। घोल या सलरी बोलते हैं जिसको पानी के साथ बहा, जैसे अपने प्लांट में एस सलरी पंप हाउस होता है तो वो राख को पानी के साथ घोल करके बाहर फेंकते हैं एस को। ठीक है, ए उत्तर आ जाएगा। शुद्ध हिंदी में घोल बोलते हैं, इंग्लिश में उसे सलरी बोलते हैं। ठीक है, ये बायोमास से निकलने वाली चीज़ होती है। बायोमास से कभी खाद नहीं निकलेगी, ठीक है ना, बायोमास से खाद कभी नहीं निकलेगी आपकी। खाद तो एक तरह से मान लो कचरा और होता है ना, इनसे तैयार होती है। ठीक है जी, हेलो जूम इतना ही करते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं दिखेगा या फिर मेरी फ़ोटो नहीं दिखेगी। सवाल देखो, बायोमास का मुख्य घटक कौन सा है? माय डियर, ये वो क्वेश्चन है जो वर्ष 2021, 22, 23 तीनों वर्षों से आपके एग्ज़ामों में आया है। मोस्टली अल्टरनेट हर एक दिन छोड़कर दूसरे दिन के एग्ज़ाम पेपर में ये था। क्वेश्चन इजी है, आप कर सकेंगे, बट फिर भी कोशिश करें कि पेपर वाले दिन गलती ना हो। मीथेन है, कहते हैं कि बायोगैस से जब आप निकालते हैं तो लगभग 70% मीथेन गैस उसमें से निकलती है। नो डाउट क्वेश्चन सबका इजी था, कर सकेंगे। चलिए अगले सवाल पर। हाँ, आगे बढ़ने से पहले जानकारी फिर दे दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में ITI वालों के भी फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसे अटेंड कर सकेंगे। फ्री टेस्ट कैसे अटेंड करना है इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो देखिएगा, नहीं तो फ्री वाला टेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं। सवाल पर आते हैं वापिस। देखो, परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है? देखो, पोल्यूशन के मामले में हमारे कन्वेंशनल वाले जितने भी है ना, उनमें से 3 तो बहुत ही ख़राब है। न्यूक्लियर सबसे ज़्यादा हार्मफुल या हैजर्ड वाला होता है, हेल्थ हार्मफुल सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर है। उसके बाद में थर्मल भी है, थर्मल से धुआं निकलता है, वो तो अलग। फ्लाई एश और कोयला होता है, वो भी बहुत ख़राब करता है। और उसके बाद में डीजल इंजन वाला। तो इन तीनों की सबसे बड़ी समस्या होती है पोल्यूशन वाली। पहली चीज़ तो ये। अब पोल्यूशन वाला इसमें ऑप्शन में नहीं है कहीं पर भी, है ना। तो फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब नाभिकीय विखंडन क्रिया की जाती है ना, तो उस दौरान जो उसमें से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको कहाँ पर बहाएं? आपने देखा नहीं, लोग नदियों में बहा देते हैं उनको, केमिकल फैक्ट्रियाँ जितनी भी होती है। तो यही कहानी हमारे इसके साथ होती है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कचरे का निपटान कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है कि विखंडन कर तो लिया, ऊर्जा तो काम में ले ली, अब इस बचे हुए कचरे को कहाँ डालें, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और इसके अलावा पोल्यूशन वाला, हेल्थ हजर्ड का ऑप्शन में हो तो वो भी करना। ठीक है, हेल्थ हजर्ड में न्यूक्लियर सबसे ऊपर है, मतलब उससे ज़्यादा खतरनाक और कोई भी नहीं है। जैसे आप NPCIL एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बार्क एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सब न्यूक्लियर वाले ही है, NPCIL और बार्क और सब। सवाल देखो, सोलर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है? सोलर पैनल में बिजली कैसे आती है भैया? धूप उसके ऊपर गिरती है, प्रकाश ऊर्जा, और वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। क्या उत्तर करोगे? जब धूप कांच से टकराती है? नहीं। जब सूरज की रोशनी निकलकर प्लेट पर टकराती है, जब सूरज की रोशनी मैग्नीज पर टकराती है, ये आएगा डी, है ना। जब सूरज की रोशनी फोटोवोल्टेइक सेल पर टकराती है, PV सिस्टम पर, यानी सोलर सेल पर टकराती है। ठीक है, डी उत्तर कर देना। ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ लो। कई बार होता है ना, हिंदी वाला ऑप्शन एक स्पष्ट क्लियरली समझ में नहीं आता, हालांकि यहाँ तो लैंग्वेज ठीक है, नहीं तो न्यूमी में तो शुद्ध हिंदी इतनी आती है खराब की समझ ही नहीं आएगा। क्वेश्चन देखो, स्टीम पावर प्लांट में एयर प्री हीटर का कार्य क्या है? माय डियर, हम इसे इंग्लिश में APH बोलते हैं। और अगर आप इसके काम को पढ़ लो तो देखो, नाम से ही पता लग रहा है, एयर प्री हीटर। हीटर लगे हुए हैं जो एयर को प्री हीट करते हैं। कौन सी एयर को? देखो, अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या आपने फायर वाला टॉपिक शुरू से अच्छे से पढ़कर आए हो तो पता है कि आग लगने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, जिसमें वायु का अहम हिस्सा होता है, ईंधन और आपका हीट तो है ही है। हवा के बिना बॉयलर में लगातार वो कोयला जलेगा कैसे, जिससे हम स्टीम बना रहे हैं। जो पाउडर्ड कोयला जा रहा है, चूर्णित कोयला ऐसे गिरता है, नीचे आग जल रही होती है। तो यहाँ पर हवा भी होती है साथ में। अब अगर ये हवा नॉर्मल वाली दे देंगे ना, तो मॉइस्चराइज्ड एयर होती है, हो सकता है कि आग को बुझा ना दे कहीं। तो जाने वाली एयर को, इसके लिए एक फ़ैन लगता है, उसे PA फैन बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े होते हैं, नॉर्मल फैन मत समझ लेना, बहुत बड़े 2.5 मेगावाट की मोटरें हैं इनमें।
प्राइमरी एयर इनको बोलते हैं। तो जैसे ही प्राइमरी एयर निकलती है तो वो प्राइमरी एयर सीधी बॉयलर में नहीं जाती, वो इस एपीएच में प्रवेश करती है और एपीएच से बॉयलर में जाती है। तो यहाँ लगे हुए हैं हीटर लगातार चल रहे हैं। अब इधर से हवा आ रही है, हीटर में से होती हुई हवा जाएगी तो बाहर आपको क्या मिलेगी, गर्म, यानी हमारे बॉयलर में हवा जो जाएगी वो बिल्कुल गर्म जाएगी। तो बॉयलर हवा को गर्म करना है बस, और इसको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। देख लो कौन सा करोगे, उत्तर ऑप्शन के हिसाब से देख लो। प्राइमरी एयर का देख लो जो कि एक इनपुट के रूप में है, तो इनपुट वाला ऑप्शन तो देखो यही है ना, डी उत्तर कर देना। फ्लू गैस से गर्मी को निकालता है और आगत वायु को गर्म करता है। फ्लू गैसेज जो जाती है ना उनसे हीट को एपीएच अपने अंदर रोक लेता है और जैसे ही हवा आती है तो वो हवा उसमें से होते हुए जाती है। मतलब बॉयलर के पास जाने वाली एयर जो होती है वो गर्म होती है और वो गर्म हवा ले जाने के लिए उत्तरदायी आपका एपीएच है। यानी एपीएच अगर ब्लॉक हो गया पूरी तरह से तो बॉयलर में जाने वाली हवा आपकी क्या होगी, गर्म नहीं होगी। सवाल, स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का काम क्या है। देखो अगर सवाल पूछा जाए ना कि इकोनोमाइजर का उद्देश्य क्या है, कंपटीशन एग्जाम में तो ये भी आता है। पर्पज अगर आपसे पूछा जाए तो उद्देश्य में तो आपको बताना है बॉयलर की दक्षता बढ़ाना। ये पेपरों में आया हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ कंपटीशन वालों के लिए तो बता ही दूँ, बॉयलर की दक्षता में वृद्धि करना, ये तो कंपटीशन वाले हिसाब से हो गया। अब बात आती है कि यहाँ पर वो क्या करता होगा, तो वो पानी को थोड़ा सा पहले और गर्म कर देता है जैसे बॉयलर में जा रहा है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आएगा। क्या करेगा, फ्लू गैसों से फीड वाटर को गर्म करना। फीड कौन सा, जो बॉयलर की तरफ फीड होगा, इसके लिए एक बड़ा सा पंप लगा रहता है, बीएफपी बोलते हैं, बॉयलर फिल पंप, जिससे हम बॉयलर फीड पंप, जिससे हम बॉयलर को पानी भरते हैं। तो ये इकोनोमाइजर से होते हुए जाता है जो कि एकदम फुल और गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। देखो क्वेश्चन, सवाल पूछ रहा है कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का फ़ायदा क्या है। यानी ये जो लेटेस्ट वाली टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है, 2-3 फ़ायदे बता दो। देखो वैसे तो इसमें जितने भी दिए हैं ना ये लगभग सारे सही है, बस ये वाला सही नहीं है। इनिशियल कॉस्ट इनकी आई होती है, मतलब प्रारंभिक लागत ज़्यादा होती है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो कहते हैं कि चलते टाइम तो कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन लगाने में बहुत खर्चा पड़ जाता है, कॉस्टली पड़ता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट है तो उसकी तो रनिंग कॉस्ट भी बहुत होती है, कोयला है, पानी आ रहा है, और भी अदर इक्विपमेंट चल रहे हैं, ऑक्सीजन कंजप्शन होता है। लेकिन इसके लिए अगर मैं बात करूँ ना तो मोर रिलायबल भी है, ठीक है। उसके बाद में मोर एफिशिएंट भी है। चलो रिलायबल भी इन्होंने क्यों नहीं माना उसकी बात करेंगे, ऑप्शन डी करेंगे। देखो रिड्यूस पोल्यूशन, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये पोल्यूशन फ्री है, प्रदूषण तो नहीं होता, चाहे विंड हो, चाहे सोलर मान लेते हैं, चाहे आपका हाइड्रो पावर प्लांट भी अगर अपन माने। रिलायबल इसलिए नहीं है कि सोलर में देखो अगर मौसम ख़राब हो गया तो भरोसा तोड़ दिया उसने, वो तो लाइट नहीं देगा, भरोसेमंद कहाँ है। थर्मल की बात अगर करें तो सर्दी गर्मी धूप बरसात दिन रात 24 घंटे आपको लाइट दे सकता है, भरोसेमंद है। यानी ये वाले जो होते हैं ना गैर परंपरागत वाले, दरअसल ये एक तरह से बेस लोड की श्रेणी में कभी नहीं आएंगे, बेस लोड पावर प्लांट में कभी नहीं आते। हाँ पीक में इनको शामिल आप कर सकते हो। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है, बरसात के दिनों में पानी फुल आ रहा है, लाइट दे देगा आपको, फुल दे देगा। और मई जून महीने में जहाँ पानी की कमी हो तो उस समय ये बंद भी हो सकते हैं आपके हाइडल, इसलिए भरोसेमंद इनको नहीं कहा गया है। हाँ एफिशिएंट फिर भी ठीक ठाक है, दक्षता इनकी अच्छी होती है, तो फिर भी डी उत्तर के साथ जाना। अगर सेम क्वेश्चन आता है तो आपको ये पोल्यूशन वाला करना है, क्योंकि पोल्यूशन हमेशा इनके लिए एक पहला ऑप्शन रहता ही है। थर्मल और अगर न्यूक्लियर की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। अगला सवाल देखो, ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बेराज का काम क्या है। बेराज को इंग्लिश में क्या बोलते हो, बेराज ही बोलते हैं अपन, साधारण भाषा में खाड़ी बोल दो या तो, है ना। चीज़ तो वही है, क्या करते हैं अपन, एक तरह से जो पानी आ रहा है उसको एकत्रित करते हैं और फिर एकत्रित पानी को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, है ना। तो एकत्रित पानी को जैसे ही अपन छोड़ते हैं वहाँ से तो वो निकल कर आता है और अपन को उसकी पानी की सप्लाई करता है। तो सप्लाई करेगा कैसे, है ना, जब अपने पास पानी का स्टोरेज पर्याप्त मात्रा में हो। तो एक तरह से रोकना बोल दो या कुछ भी सिस्टम मान लो, क्या उत्तर करेंगे, सी कर देना। खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करें या एक तरह से कलेक्ट करें, जहाँ से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं ना। कहते हैं ना कि बैराज के गेट खोल दिए, पानी दिल्ली में पानी बढ़ गया, ये वो, मतलब एक तरह से बैराज वो चीज़ है जहाँ गेट लगे हुए हैं, किस तरफ का गेट खोलना है, किस साइड पानी ज़्यादा भेजना है, यूपी भेजना है कि राजस्थान भेजना है कि दिल्ली पानी भेजना है।
टेप द वाटर एट द एंट्रेंस ऑफ गल्फ, खाड़ी के प्रवेश पर वो पानी को क्या करता है, कंट्रोल करता है एक तरह से। इसमें बहुत सारे गेट ही लगे होते हैं बस, और कुछ नहीं है। सी उत्तर कर देना, आपका एकदम सही ऑप्शन मान लिया जाएगा। ऑप्शन सी के साथ साथ नाम पर भी ध्यान रखिएगा। सवाल देखो, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड वाटर को गर्म करने के लिए करते हैं? ये क्वेश्चन तो अभी आया था, एक तरह से मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी उसने सवाल हमसे क्या पूछा था, इकोनोमाइज़र का काम क्या है, और अब हमसे क्या पूछ रहा है कि फ्लू गैस से फीड वाटर को गर्म कौन करता है। तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी, हो जाएगा ना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्लास आज की यहीं रोकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन हुए हैं। अगर इतने ही क्वेश्चन हमें लाइव में करने होते तो 1 घंटे से भी ज़्यादा का आपका टाइम कंज्यूम हो जाता। वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। चैनल से जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। आपके एग्ज़ाम तक इसी तरह की क्लासेज आपको मिलेगी। दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पर आपको ITI एग्ज़ाम की आपकी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जिसे अटेंड करके आप पेपर को अच्छे नंबरों से पास कर सकेंगे। बहुत धन्यवाद।